Hello student, how are you? Today I will teach SST. Student, मैं SST की क्लास आपको गवर्नमेंट इंटर कॉलेज नंदग्राम गाजियाबाद से देती हूँ। स्टूडेंट, आप लोगों को इसके पहले पढ़ाया गया था गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। स्टूडेंट, उसके आगे हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं साउथ की नदियां, दक्षिण भारत की नदियों के बारे में आज आप लोग पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट, साउथ की नदियों में हमने आपको छोड़ा था गंगा नदी के बारे में, मैंने आपको बताया था। तो गंगा नदी जब बे ऑफ बंगाल में गिरती है आकर के, तो वहां से ये दो धाराओं में विभक्त हो जाती है। एक धारा का नाम होता है पद्मा, जो बंगाल होकर के आती है और बांग्लादेश होकर के आती है और बे ऑफ बंगाल में गिरती है। दूसरी नदी है, दूसरी जो इसकी पितरिका बन करके आती है, जो दूसरी पितरिका उसकी आती है, दूसरी धारा जो उसकी आती है, हुगली नदी के नाम से इसे जानते हैं। स्टूडेंट, कलकत्ता शहर हुगली नदी के पास ही बसा हुआ है, हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। और ये जो दूसरी धारा हुगली नदी के नाम से इसे हम जानते हैं, तो ये जब दो धाराओं में विभक्त हो जाती है नदी, कोई भी नदी हो, जब दो धाराओं में विभक्त हो जाती है और दोबारा उस नदी में नहीं मिलती, कहीं भी उस नदी में नहीं मिलती और अपना मुहाना कहीं और बनाती है जाकर के, तो उस नदी को पितरिका के नाम से जानते हैं। एक बार पीसीएस में क्वेश्चन पूछा भी गया था कि पितरिका किसे कहते हैं। तो गंगा नदी हो या कोई भी नदी हो, मेन नदी से, मुख्य नदी से विभाजित होकर के एक धारा मुख्य नदी से जाती है और उसी से विभाजित होकर के दूसरी धारा आगे बढ़ करके बे ऑफ बंगाल में जाती है या कहीं और समुद्र में जाकर के गिरती है, यानी कि मेन जो मुख्य नदी है उस पे दोबारा वो नहीं मिलती, तो उस नदी की वो पितरिका बन जाती। गंगा नदी की पितरिका है हुगली नदी, और आप जानते हैं कलकत्ता शहर हुगली नदी के पास बसा हुआ है। स्टूडेंट, इसके बाद हम देखते हैं, उसी के क्रम में आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं दामोदर नदी को। नेक्स्ट है दामोदर नदी। दामोदर नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। बच्चों, गंगा नदी की सहायक नदी दामोदर नदी है। चूंकि सहायक नदी वो नदी होती है जो एक साइड से पानी लेकर के आती है और किसी मुख्य नदी में स्वयं समुद्र में जाकर के ना मिले, वो किसी दूसरी नदी में जाकर के अपने पानी को दे देती है और वो मेन नदी जो है वो जाकर के समुद्र में अपना पानी लेकर के गिराती है। तो इसी तरह से दामोदर नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। जैसे गंगा नदी ऊपर से हुगली नदी आ रही है, हुगली में जाकर के दामोदर नदी अपना पानी हुगली में गिराती है और हुगली नदी बे ऑफ बंगाल में लेकर के जाती है। स्टूडेंट, हुगली नदी की सहायक नदी दामोदर नदी है। और स्टूडेंट, दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक भी कहते हैं। आप लोगों को पता होगा कि शोक किसे कहा जाता है। स्टूडेंट, जो हिमालय से आने वाली नदियां हैं वो विसर्प आकार में चलती हैं, यानी विसर्प आकार में चलती हैं, और ऐसे में कई बार वो अपना मार्ग भी चेंज कर लेती हैं। जब अपना मार्ग चेंज कर लेती हैं और जिस जिले में, जिस क्षेत्र में कभी सूखे का मौसम रहता है, कभी पानी नहीं जाता, जब ये नदी अपना मार्ग चेंज कर लेती है तो वहां पे बाढ़ आ जाती है। ऐसे में लोगों को विस्थापित होना पड़ता है, इसलिए दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक भी कहते हैं। स्टूडेंट, इसके बाद दामोदर नदी छोटे नागपुर के पठार से निकलती है। दामोदर नदी कहां से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट नदी है आपकी स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी, स्वर्णरेखा नदी ये भी छोटे नागपुर के पठार से निकलती है, स्वर्णरेखा नदी। और स्टूडेंट, स्वर्णरेखा नदी चूंकि उसके आसपास बहुत ही औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र वहां पर होने के कारण जो उद्योग चल रहे हैं वहां पर, वो लोग लेकर के, उनका कचरा लेकर के स्वर्णरेखा नदी में डालते हैं और स्वर्णरेखा नदी उसको बहा करके समुद्र में लाती है। तो स्वर्णरेखा नदी बहुत ही प्रदूषित नदी हो गई है। स्वर्णरेखा नदी में कोई भी जलीय जीव नहीं पाए जाते, उसे मरुस्थल कहा जाता है, जलीय मरुस्थल कहा जाता है। चूंकि इतना ज्यादा प्रदूषित हो चुकी है स्वर्णरेखा नदी, इसलिए उस स्वर्णरेखा नदी पे कोई भी जलीय जीव नहीं पाया जाता। स्टूडेंट, इसके बाद, और ये स्वर्णरेखा नदी झारखंड की राजधानी रांची के पास से निकलती है और ये आकर के समुद्र में गिरती है, यानी बे ऑफ बंगाल में अपना पानी गिराती है। इसके बाद स्टूडेंट, एक पॉइंट और है, जितनी भी नदियां हैं साउथ की, वो ज्यादातर नदियां अपना पानी ला करके
पूर्व की दिशा में आती है, पूर्व की दिशा की ओर उनका प्रवाह क्षेत्र होता है। और ये क्षितिज यानी वृक्ष के आकार में, जहां पर ये समुद्र में गिरती है वहां वृक्ष नुमा अपना मुहाना बनाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर ये समतल भूमि होती है, ज्यादा ऊंचाई से नहीं गिरता है पानी, इसलिए ये वृक्षानुमा आकार में। अब यहाँ से जैसे कोई भी नदी है, यहाँ से कंकड़ पत्थर अवसाद अपने साथ बहा करके लाती है, और जब यहाँ पर बहुत सारा अवसाद इकट्ठा हो जाता है बीच में, तो ये पानी अपना मार्ग धीरे धीरे किनारे से चेंज कर लेता है, अपना मार्ग चेंज करके तब ये समुद्र में गिरता है। तो बीच में इसका जो है डेल्टा बन जाता है, बीच का ऊंचा स्थान वो डेल्टा बन जाता है और समुद्र का पानी किनारे से होकर के बहता है। तो ये वृक्ष के नुमा आकार इनका हो जाता है नदियों का। इसके बाद बच्चों हम पढ़ते हैं वैतरणी नदी को। बच्चों वैतरणी नदी उड़ीसा के क्योंझर से निकलती है। यह वैतरणी नदी पठार से ना निकल के एक ये उड़ीसा के क्योंझर नामक स्थान से निकलती है। और बच्चों यह एक ऐसी नदी है जो पठार से नहीं निकलती। बाकी दामोदर नदी ये भी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, स्वर्णरेखा नदी ये भी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। इसके बाद आप पढ़ेंगे ब्राह्मणी नदी को, ये भी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। स्टूडेंट इसके बाद होता क्या है कि एक बार क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया था कि वैतरणी नदी क्या छोटा नागपुर के पठार से निकलती है? कौन सी नदी ऐसी है जो छोटा नागपुर के पठार से नहीं निकलती? तो जब हम क्रम से याद करते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि दामोदर नदी और स्वर्णरेखा नदी, ब्राह्मणी नदी इसी क्रम में जब है तो ये वैतरणी नदी भी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। लेकिन ऐसा इसके साथ नहीं है, ये पूर्ण रूप से वैतरणी नदी पूर्ण रूप से उड़ीसा की नदी है। ये पूर्ण रूप से उड़ीसा की नदी है और उड़ीसा के क्योंझर से निकलती है और ये उड़ीसा में ही होते हुए आकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उड़ीसा में ही अपना ये अपना मुख बनाती है और ये जाकर के समुद्र में गिर जाती है। इसके बाद आते हैं हम ब्राह्मणी नदी को पढ़ते हैं। ब्राह्मणी नदी ये झारखंड के रांची से निकलती है, झारखंड के पठार से निकलती है, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और ये झारखंड की राजधानी रांची के पास से होते हुए बहती है। इसके बाद बच्चों हम आगे पढ़ते हैं महानदी को। हम जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो आप लोग वीडियो को पूरी तरह से नहीं देखते, आधे में ही छोड़ देते, इसलिए हम शॉर्ट में वही चीजें बता रहे हैं आपको जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट इसके बाद हम महानदी को पढ़ते हैं। महानदी छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार, जो छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य नाम का पठार है, वहां से ये नदी निकलती है और ये अपना बेसिन बनाती है। और छत्तीसगढ़ में जो इसके आसपास का क्षेत्र है, महानदी के आसपास का जो यहाँ का क्षेत्र है, जब ये अपना बेसिन बनाती है तो ये आसपास का जो क्षेत्र है ये बहुत ज्यादा उपजाऊ भूमि हो जाती है। और छत्तीसगढ़ में यहाँ धान की पैदावार बहुत अच्छी होती है, धान बहुत अच्छी किस्म का होता है, इसलिए इसे छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। ये महानदी के आसपास का क्षेत्र है और वहां पर धान की उपज बहुत अच्छी होती है, इसलिए इसे धान का कटोरा भी कहा जाता है। इसे छत्तीसगढ़ बेसिन के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद स्टूडेंट हम पढ़ेंगे गोदावरी नदी को। स्टूडेंट गोदावरी नदी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं। मेन जो पेपर में पूछा जाता है पेनगंगा और बेनगंगा, इनके बारे में पूछा जाता है। और बेनगंगा पर एक बांध बना हुआ है बच्चों, एक बांध, एक डैम ऐसा बना हुआ है बेनगंगा नदी पर जिसका नाम है भीमगढ़ बांध। स्टूडेंट भीमगढ़ बांध ये पूर्ण रूप से मिट्टी से बना हुआ है और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। एशिया का सबसे ऊंचा मिट्टी से बना हुआ बांध है जिसका नाम है भीमगढ़ बांध। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्ण रूप से मिट्टी से बना हुआ बांध, उसका नाम क्या है और कहां पर स्थित है? तो भीमगढ़ उसका नाम है और वो मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके बाद बच्चों गोदावरी नदी, इसके बाद गोदावरी नदी को ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और बच्चों इसे बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं, वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से जानते हैं। और ये राजमुंदरी के पास, आंध्र प्रदेश में राजमुंदरी के पास ये समुद्र में गिरती है। राजमुंदरी में तंबाकू अनुसंधान केंद्र भी है। राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में स्थित है और वहां पर तंबाकू अनुसंधान केंद्र
बना हुआ है। स्टूडेंट, तंबाकू अनुसंधान केंद्र पूछा भी जाता है क्वेश्चन पेपर में। तो ये राजमुंदरी में है, और राजमुंदरी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद बच्चों, और ये राजमुंदरी में ही अपना डेल्टा बनाती है। राजमुंदरी जो शहर है उसके पास ही अपना डेल्टा बनाती है। उसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे कृष्णा नदी को। कृष्णा नदी ये महाबलेश्वर के पास से निकलती है। महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है, और महाबलेश्वर से निकलती है। और ये इसकी सहायक नदियां हैं हंगरी, दूधगंगा, पंचगंगा, ये सब भीमा, मंजिरा, पूसी, ये सब कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। स्टूडेंट, पूसी नदी के पास हैदराबाद शहर बसा हुआ है, और कृष्णा नदी की सहायक नदी कोयना नदी है। और बच्चों, साउथ की नदियों में दूसरे नंबर की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर, यानी 1400 किलोमीटर। इसकी सबसे लंबी नदी है गोदावरी, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, और दूसरे नंबर की ये नदी है जिसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर। कोयना नदी इसकी सहायक नदी है। कोयना नदी पर एक बांध बना हुआ है, एक डैम बना हुआ है, जिसका नाम है कोयना डैम, और ये कोयना नदी पर बना हुआ है, और ये महाराष्ट्र में है। मालप्रभा और घाटप्रभा ये दो नदियां हैं। ये मालप्रभा और घाटप्रभा, ये और पेनगंगा, बेनगंगा, इन दोनों को क्वेश्चन पेपर में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन होता है, और बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो पेनगंगा और बेनगंगा बच्चों गोदावरी की सहायक नदियां हैं, और मालप्रभा, घाटप्रभा ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पेन्नार नदी के बारे में। स्टूडेंट, कृष्णा नदी नागार्जुन और तेलंगाना, कृष्णा नदी पर एक अलमाटी बांध बना हुआ है। अलमाटी बांध बना हुआ है, और अलमाटी बांध कहाँ है? कर्नाटक राज्य में। यहाँ पे अलमाटी बांध बना हुआ है, और वो कर्नाटक राज्य में है। स्टूडेंट, नागार्जुन बांध इसी नदी पर बना हुआ है, कृष्णा नदी पर, और ये तेलंगाना में है। स्टूडेंट, इसके बाद तीसरा बांध, इस नदी पर 4 बांध बने हुए हैं। एक है कोयना नदी पर कोयना बांध, दूसरा है नागार्जुन बांध, और तीसरा है श्रीशैलम बांध। श्रीशैलम बांध आंध्र प्रदेश में है। कोयना बांध कोयना नदी पर है, नागार्जुन बांध तेलंगाना में बना हुआ है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पेन्नार नदी। पेन्नार नदी से कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते बच्चों, बस ये पूछा जाता है नंदी दुर्ग की पहाड़ी से निकलती है और जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कावेरी नदी। कावेरी नदी दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण नदी है। इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। दक्षिण की गंगा इसलिए कहते हैं क्योंकि गंगा नदी जो है हमारी वो 12मासी है, 12 महीने पूरे साल उसमें पानी रहता है। इसी प्रकार से कावेरी नदी भी 12मासी है, इसको सदा नीरा के नाम से भी जानते हैं, और इसमें भी 12 महीने पानी रहता है। वैसे अगर देखा जाए तो साउथ की जो नदियां हैं उनमें कुछ ही महीने बारिश का पानी होता है, क्योंकि वो उनको पानी का स्रोत सिर्फ बारिश का पानी होता है। और हिमालय की नदियां 12मासी इसलिए होती है क्योंकि उनके पानी के स्रोत 2 होते हैं, एक होता है बारिश का पानी और दूसरा होता है ग्लेशियर का पानी। ग्लेशियर पिघलने से जो उनको पानी प्राप्त होता है। स्टूडेंट, कभी आप लोगों ने सुना होगा कि गंगा नदी बारिश के पहले, यानी जब जुलाई में बारिश आती है उससे पहले ही गंगा नदी में बाढ़ आ जाती है। स्टूडेंट, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गर्मी बढ़ती है। अप्रैल से गर्मी स्टार्ट होती है, मार्च अप्रैल से स्टार्ट होती है, और मई जून तक गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और स्टूडेंट, जब गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो ग्लेशियर पिघलते हैं, और ग्लेशियर जब बहुत ज्यादा पिघलने लगते हैं तो पानी गंगा नदी में बाढ़ आ जाती है, पानी गंगा नदी में लबालब भर जाता है। इसलिए लोग पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन सी नदी ऐसी है जो बारिश होने से पहले ही उसमें बाढ़ आ जाती है। तो गंगा नदी में बारिश होने से पहले ही उसमें बाढ़ आ जाती है, क्योंकि वो पानी बारिश का नहीं होता, वो पानी ग्लेशियर के पिघलने से होता है। और साउथ की नदियों में ग्लेशियर नहीं होते हैं, इनको पानी की प्राप्ति होती है वर्षा जल से। इसलिए ये जब वर्षा का पानी होता है तो कुछ दिनों तक इनके पास पानी होता है, उसके बाद ये नदियां सूख जाती हैं। लेकिन कावेरी नदी ऐसी नदी है जो 12मासी इस पे जल रहता है। एक इसके जल के 2 स्रोत हैं, एक तो ये पश्चिम और दक्षिण का मानसून इसको जल देता है, दूसरा उत्तर और पूरब का मानसून इसको जल देता है। जब ये हमारे यहाँ गर्मी का मौसम होता है, गर्मी में जो हमारे यहाँ बारिश होती है, बारिश का जो पानी होता है वो अरब सागर से हमें
अरब सागर की हवाएं उत्तर की ओर पानी लेकर के जाती हैं, उससे पानी हमें ये कावेरी नदी को मिलता है। और उसके बाद कावेरी नदी में जून से जब स्टार्ट होता है बारिश का मौसम, तो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट होता है, इसी केरला के साइड से स्टार्ट होता है, पश्चिमी घाट से स्टार्ट होता है और सीधा उत्तर की ओर चला जाता है। और इसके बाद जब नेक्स्ट इसको जो पानी मिलता है वो होता है सर्दियों के, यानी ठंडी के दिनों में जो बारिश होती है वो पूरब से होकर के उत्तर पूर्व से जो मानसून आता है वो यहाँ कावेरी नदी का जो बेसिन है, यहाँ पे जो डेल्टा है कावेरी नदी का, इस डेल्टा के पास यानी तमिलनाडु के आसपास का जो एरिया है यहाँ पर बारिश होती है। तमिलनाडु के आसपास का जो एरिया है कोरोमंडल तट पे बारिश होती है, और कोरोमंडल तट पे जब बारिश होती है तो कावेरी नदी को इससे भी पानी मिल जाता है। इसलिए कावेरी नदी पर 12 महीने पानी रहता है, इसलिए इसको सदा नीरा के नाम से भी जानते हैं। स्टूडेंट, सदा नीरा कौन सी नदी को कहते हैं? कावेरी नदी को कहते हैं। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे वैगाई नदी। ये वैगाई नदी वर्षानंद की पहाड़ी से निकलती है और जाकर के समुद्र में गिर जाती है। ये यहाँ पे जलडमरू मध्य है बच्चों, तो ये है पाक जलडमरू मध्य, और इधर है मन्नार की खाड़ी, और बीच में ये रामेश्वरम द्वीप है, रामेश्वरम द्वीप। और रामेश्वरम द्वीप के एक साइड में है पाक जलडमरू मध्य और दूसरी साइड में है मन्नार की खाड़ी। तो पूछा जाता है वैगाई की नदी कहाँ पे गिरती है? तो वैगाई की नदी पाक जलडमरू मध्य में गिरती है, और ये मन्नार नदी जो है, ये जो ताम्रपर्णी नदी है, ये मन्नार की खाड़ी से निकलती है, और ताम्रपर्णी नदी मन्नार की खाड़ी में गिरती है। ताम्रपर्णी नदी ये भी केरला के पास से निकलती है, और ये ताम्रपर्णी नदी मन्नार की खाड़ी में गिरती है। स्टूडेंट, गलती से मैंने बोल दिया, सॉरी, ये मन्नार की खाड़ी में गिरती है ताम्रपर्णी नदी, और ये केरला के पास से निकलती है, अन्नामलाई की जो पहाड़ियां हैं वहां से निकलती है ये। और ये जो है स्टूडेंट, कावेरी नदी का कुछ क्वेश्चन छूटा था। कावेरी नदी को सदा नीरा कहते हैं, बारामासी कहते हैं, और दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। और स्टूडेंट, एक और चीज है इस पे, शिव समुद्रम जलप्रपात जो बना है, शिव समुद्रम जलप्रपात, ये कर्नाटक राज्य में बना है। यहाँ पे कर्नाटक राज्य में बना हुआ है, और ये भारत का सबसे पहला जलप्रपात है। और मैटूर बांध इसी नदी पे बना है जो तमिलनाडु में है। मैटूर बांध तमिलनाडु में बना है जो कावेरी नदी पर है। और मदुरई शहर कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है, जिसे त्योहारों का शहर कहते हैं और मंदिरों का शहर कहते हैं। स्टूडेंट, मदुरई शहर बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। यहाँ बहुत सारे गुप्त काल के मंदिर पाए जाते हैं, तो दूसरे देशों के लोग, विदेशी पर्यटक आते हैं और मदुरई शहर में घूमते हैं। तो ये पर्यटक यहाँ पर आते हैं, ये इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो यहाँ से हमें बहुत सारा मणि प्राप्त होती है, विदेशी मणि प्राप्त होती है। तो कहने का मीन्स ये है कि इसका महत्व बहुत है मदुरई शहर का। और मदुरई शहर कहाँ है? कावेरी नदी के पास बसा हुआ है। स्टूडेंट, वैगाई और ताम्रपर्णी से क्वेश्चन कम बनते हैं। ये कावेरी नदी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आपको सभी डिटेल्स में जानकारी आपको रखनी है। कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, महानदी, इनसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टूडेंट, ऐसे ही अभी हमने पढ़ाया है आपको ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को। इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको अरब सागर में गिरने वाली नदियां। अरब सागर में जो नदियां गिरती हैं उनके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे, और आपको हम पढ़ाएंगे हिमालय की नदियां और साउथ यानी दक्षिण भारत की नदियां, इनकी विशेषताएं क्या है और इनके अंतर क्या है। तो सभी क्वेश्चन आपके दिमाग से एक बार अगर गुजर जाएंगे, तो जब भी आप कोई भी पेपर देने जाएं तो नदियों से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो आपका गलत नहीं होगा। स्टूडेंट, आशा करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक जरूर करिएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो आपको ऐसे वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।